हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एसआर सर का लाडला में। दोस्तों, अभी की इस वीडियो में हम देख क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 6 जिसका नाम है जनन, उसका नोट्स कैसे बनाए वो देखेंगे। पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ भी देखेंगे। जो जो टॉपिक होगा उसको समझाते भी चलेंगे। तो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, एक भी टॉपिक नहीं छूटा है। अगर ये आप देख लेते हैं तो पूरा चैप्टर का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। जैसा कि नाम है चैप्टर का जनन, तो इसलिए सबसे पहले जनन का हम डेफिनेशन देखेंगे। तो जनन किसे कहते हैं? इसका डेफिनेशन है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने वंश को बचाए रखने के लिए अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करता है उसे जनन कहते हैं। यानी कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने संतति यानी वंश यानी अपने प्रवृत्ति अपने जाति को बचाए रखने के लिए अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करता है उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। चलिए, जनन के प्रकार। जनन के कुछ प्रकार हैं। तो जनन के मुख्यतः दो प्रकार हैं। पहला है अलैंगिक जनन। पहला क्या है? अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? वैसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक भाग ले तथा संतान की उत्पत्ति करे उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। मतलब एक ही जनक भाग ले और संतान की उत्पत्ति करे उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। अब अलैंगिक जनन के कुछ गुण देख लेते हैं। तो पहला है, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें क्या होती है? निषेचन की क्रिया नहीं होती है। दूसरा है, इस जनन में केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में बिल्कुल एक ही जनक भाग लेते हैं। इस जनन में एक बार में अधिक से अधिक संतान की उत्पत्ति होती है। यानी कि अलैंगिक जनन में एक बार में कई संतान की उत्पत्ति होती है। इस जनन में के होने में बहुत कम समय लगता है। यानी कि बहुत कम समय में ही यह जनन हो जाता है। ये जनन ये जनन निम्न कोटि के जीव में पाया जाता है। यानी कि ये कोशिकीय वगैरह के जीव में ये जनन होता है। इसमें समसूत्री या असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इसमें क्या होता है कि समसूत्री या अलैंगिक जनन के अब प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहला प्रकार है विखंडन। क्या है? विखंडन। तो विखंडन किसे कहते हैं? इसमें एक जीव दो या अधिक भागों में बंटकर संतान की उत्पत्ति करता है उसे विखंडन कहते हैं। जैसे क्या है? जैसे अमीबा हो गया और पैरामीशियम हो गया। उसके बाद है मुकुलन। इसमें जीव के शरीर से एक बढ़धी या मुकुल निकलकर अपने से अलग होकर एक जीव का निर्माण करता है उसे हम मुकुलन कहते हैं। और ये इष्ट में मुकुलन होता है। इष्ट जो है वो एक कोशिकीय जीव है और इसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है। उसके बाद हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जीव है जिसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है। यानी कि इष्ट एक कोशिकीय जीव है, साथ ही बहुकोशिकीय जीव में भी क्या होता है? मुकुलन द्वारा जनन होता है। एक कोशिकीय में हो जाएगा आपका ये इष्ट और बहुकोशिकीय में हो जाएगा हाइड्रा। चलिए, उसके बाद एक और प्रकार है जिसके कहते हैं अपखंडन। तो अपखंडन किसे कहते हैं? जब कोई जनक का शरीर दो या अधिक हिस्सों में बंट जाता है और उसका प्रत्येक हिस्सा अपना स्वतंत्र जिंदगी जीता है उसे अपखंडन कहते हैं। और यह किस में होता है? एस्पायरोगैरा में होता है। यानी कि दो हिस्सा में बंट गया और फिर उसका जो हिस्सा है वो अपना अपना मतलब पुनः उस जीव का निर्माण है। एस्पायरोगैरा है ना, वो दो हिस्सा में बंट गया। अब फिर क्या करेगा कि पूरे एस्पायरोगैरा दोनों हिस्सा बन के और अपना स्वतंत्र जिंदगी जिएगा। इसे क्या कहते हैं? अपखंडन कहते हैं। अब है पुनर्जनन। पुनर्जनन किसे कहते हैं? तो यह अलैंगिक जनन की वैसी विधि है जिसमें जीव की शरीर से टूटकर पूरे शरीर का निर्माण करता है। जीव का शरीर टूट जाता है और फिर क्या करता है? पूरे शरीर का निर्माण कर लेता है। इसे क्या कहते हैं? पुनर्जनन कहते हैं। अब देखिए, बिना बीजाणु जनन किसे कहते हैं? तो नमी युक्त पदार्थ में एक थैली जैसा जाल बन जाता है जिसे स्पोर कहते हैं। यानी कि जहाँ नमी युक्त पदार्थ है उसमें थैली जैसा एक थैला बन जाता है जिसे क्या कहते हैं? स्पोर कहते हैं। और ये सही परिस्थिति मिलते ही वह फट कर कई जीवों की उत्पत्ति करता है। उस जनन को बीजाणु जनन कहते हैं। कि वो मतलब थैले जैसा एक नमी युक्त पदार्थ स्थान पे थैले जैसा एक थैला बन जाता है और उसके क्या क्या कहते हैं? स्पोर कहते हैं। और जब ही उसको सही परिस्थिति मिले, यानी कि अब उसको जब सही परिस्थिति मिलता है तो वो क्या कर जाता है? फट जाता है और एक साथ कई सारे जीव का निर्माण करता है। इसे क्या कहते हैं? तो बीजाणु जनन कहते हैं। अब दूसरा प्रकार है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? वैसा जनन जिसमें दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग ले और संतान की उत्पत्ति करे उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। यानी कि दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेकर के संतान की उत्पत्ति करे उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। नर कोशिका संरचना का निर्माण करता है जिसे नर युग्मक कहते हैं। इसका नाम शुक्राणु होता है। नर एक कोशिकीय संरचना का निर्माण करता है जिसे क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। और इसी को ही नर जनन कहते हैं। ये इंसान में होता है। मादा एक कोशिकीय संरचना का निर्माण करती है उसे मादा युग्मक कहते हैं। इसे अंडाणु कहते हैं। मादा जो एक कोशिकीय संरचना का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। उसके बाद है एक और नोट है, पेड़ पौधा में एक कोशिकीय नर युग्मक है वह परागकण कहलाता है। पेड़ पौधा का जो एक कोशिकीय नर युग्मक है उसे परागकण कहते हैं। और एक कोशिकीय जो मादा युग्मक है पेड़ पौधा में उसे हम क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। यानी कि अंडाणु मिलता है इंसान से। अब देखिए, अंडाणु और शुक्राणु के बीच में अंतर देखेंगे।
तो इसका क्या हो जाएगा कि इसका आकार बड़ा होता है, यानी कि अंडाणु का आकार जो है वो बड़ा होता है। ये गलती लिखा गया है, इधर अंडाणु इधर शुक्राणु होना चाहिए। इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है, ये स्थिर रहता है, ये चलनशील होता है। उसके बाद इसका फिगर ये हो गया, ये यहाँ पे शुक्राणु होना चाहिए और यहाँ पे अंडाणु, अंडाणु का फिगर ये होता है। अब क्रिया विधि है, तो इसमें क्या होता है कि क्रिया विधि 46 जोड़ा इसमें भी गुणसूत्र पाया जाता है, इसमें भी नर मादा में भी 46 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। जब ये संतान की उत्पत्ति करता है तो ये अपना 23, ये अपना 23 जो देता है और ये एक युग्मनज बनाता है जिसे जाइगोट कहते हैं। और यह जाइगोट क्या करता है, फिर वृद्धि करता है और वृद्धि करके भ्रूण बनाता है। अब भ्रूण जो है वो वृद्धि करके क्या करता है, संतान बनाता है। तो इस प्रकार से लैंगिक में जनन होता है। अब संलयन किसे कहते हैं, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से क्रिया मिलने की क्रिया को संलयन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक जो मिलता है उसे क्या कहते हैं, संलयन। युग्मनज, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से जिस नई संरचना का निर्माण होता है उसे युग्मनज कहते हैं। निषेचन, संलयन से जाइगोट के बनने तक की क्रिया को निषेचन कहते हैं। केवल नर और मादा के मिलने की क्रिया को निषेचन नहीं कहते हैं, संलयन से जाइगोट के बनने तक की पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक होता है अंतः निषेचन। तो जब निषेचन क्रिया शरीर के अंदर होती है तब उसे अंतः निषेचन कहते हैं, जैसे मादा युग्मक में। बाह्य, एक और बाह्य निषेचन होता है, जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। उसके बाद है लिंग के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, यानी कि लिंग के आधार पर जीव क्या प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। पहला है एक लिंगी, वैसा जीव जिसमें केवल एक लिंग पाया जाता है उसे हम एक लिंगी कहते हैं, जैसे घोड़ा, गाय, मनुष्य आदि, ये सब क्या है, एक लिंगी है। नोट, नर युग्मक बनाने वाले जीव को नर कहते हैं तथा मादा युग्मक बनाने वाले जीव को क्या कहते हैं, मादा कहते हैं। उसके बाद है द्विलिंगी, वैसा जीव जिसमें नर और मादा दोनों जनन अंग पाया जाता है उसे द्विलिंगी कहते हैं, जैसे गुलहड़, केचुआ, सरसों, ये सब क्या है, द्विलिंगी है। और भी हो सकते हैं। उसके बाद है पादप पुष्पी में लैंगिक जनन, यानी कि पेड़ पौधे में लैंगिक जनन कैसे होता है, जो पादप पुष्पी है उसमें लैंगिक जनन कैसे कहते हैं, जो पुष्प फल देते हैं उसमें लैंगिक जनन कैसे होते हैं। तो वैसा पौधा जिसमें पुष्प उगता है उसे हम पुष्पी पादप कहते हैं, जिसमें फूल उगता है उसे पुष्पी पादप कहते हैं। और इसका पुष्पी पादप का हम अब देखेंगे संरचना। तो पुष्प के 4 अंग होते हैं, पुष्प के 4 अंग होते हैं। पहला होता है बाह्य दलपुंज, उसके बाद दलपुंज, पुमंग और जायंग। देखिए ये है इसका संरचना। तो ये हो गया बाह्य दलपुंज, ये दलपुंज है और ये है बाह्य दलपुंज। ये है क्या है, बाह्य दलपुंज। ये पत्ती को क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज, और उसके अंदर के भाग को कहते हैं दलपुंज। ये है दलपुंज। इसको क्या कहते हैं, इसको पुंकेसर कहते हैं, जो लंबा वाला भाग होता है उसे डंडा नुमा होता है उसे पुंकेसर कहते हैं। इसको हम जायांग कहते हैं। चलिए अब है बाह्य दलपुंज और दलपुंज सहायक है, ये जनन क्रिया में भाग लेने नहीं लेते। ये केवल, ये जो है बाह्य दलपुंज और ये दलपुंज, ये केवल फूल की मतलब अच्छा आकृति देता है और ये जनन क्रिया में भाग नहीं लेता है। पुष्प में पुमंग और जायंग जनन की क्रिया में भाग लेता है, यानी कि जनन क्रिया में पुष्प में पुमंग और जायंग ही क्या करते हैं, भाग लेते हैं। उसके बाद है बाह्य दलपुंज और दलपुंज के कार्य, ये क्या करते हैं, तो ये हरा रंग का होता है और पुमंग तथा जायंग को सुरक्षा प्रदान करते हैं। पहला तो सुरक्षा प्रदान करता है, दूसरा ये कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करते हैं, यानी कि हरा चीज़ देखकर कीड़ा मकोड़ा आकर्षित होता है, जिससे क्या होता है कि निषेचन की आसान होता है, मतलब परागकण को परागकोश तक पहुँचाना बहुत आसान होता है। पुमंग किसे कहते हैं, तो नर जनन अंग को पुमंग कहते हैं। जो पेड़ पौधे में जो नर जनन अंग है उसे क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। तो पुमंग का एक इकाई पुंकेसर कहलाता है, एक इकाई जो है उसे पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर दो प्रकार के होता है, पहला है डंडानुमा, डंडानुमा संरचना को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। थैलीनुमा संरचना को परागकोश कहते हैं। ये देखिए ये है पुंकेसर, ये डंडानुमा संरचना को पुंकेसर कहेंगे और ये थैलीनुमा संरचना जो है उसे क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं, परागकोश कहते हैं। इसे में क्या होता है, परागकण रहता है। चलिए अब क्या है, नोट, परागकण पौधे के परागकोश में होता है, इससे पुष्प नर युग्मक कहते हैं। परागकण को क्या कहते हैं, परागकण को पुष्प नर युग्मक कहते हैं। पुष्प नर युग्मक किसे कहते हैं, परागकण को कहते हैं। दूसरा है जायांग, जायांग किसे कहते हैं, तो पौधे में मादा जनन अंग को जायांग कहते हैं। ये जायांग 3 प्रकार के होते हैं। जायांग का संरचना ये है, तो सबसे यहाँ पे ऊपरी भाग है इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। उसके बाद है वर्तिका, ये डंडानुमा संरचना को वर्तिका कहते हैं। और ये गोलनुमा संरचना को क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। इसी में अंडाणु होता है और भ्रूण का निर्माण भी इसी में होता है। चलिए अब देख लेते हैं परागकण किसे कहते हैं। तो परागकोश से परागकण का निकल कर वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागन कहते हैं। परागन यानी कि परागकोश से, ये है कौन चीज़,
पराग परागकोश। अब यहाँ से पराग कण निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। परागन दो प्रकार के होते हैं। परागन कितने प्रकार से हो सकते हैं? तो परागन दो प्रकार से हो सकते हैं। एक स्वपरागन यानी कि खुद से परागन, जब पेड़ पौधा जब एक ही पुष्प के पराग कोश से पराग कर निकले और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचे, उसे स्वपरागन कहते हैं। यानी कि जब एक ही पुष्प का पराग कोश से पराग कर निकल कर और उसी पुष्प के कोई भी दूसरा हो या तीसरा कोई भी पुष्प हो उसी के वर्तिकाग्र तक पहुँच जाए, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागन कहते हैं। दूसरा है पर परागन। तो पर परागन जब एक पौधे के पुष्प से पराग कर निकल कर दूसरे पौधे के पुष्प स्थित वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पर परागन कहते हैं। यानी कि एक पुष्प का पराग कोश से पराग कर निकल कर दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो पर परागन कहते हैं। आप देखते हैं मानव जनन तंत्र। पेड़ पौधे तो देख लें, मानव जनन के बारे में देखेंगे। तो कहते हैं मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। ये लिंग उनमें जन्म के साथ ही मिल जाते हैं, लेकिन 12 से 13 वर्ष के 13 वर्ष होता है तब जनन अंग परिपक्व होते हैं। यानी कि उम्र के जन्म के साथ ही उसको जनन अंग मिल जाते हैं, और जब वो 12 से 13 वर्ष के मनुष्य हो जाते हैं तब उसका जनन अंग परिपक्व होता है। कहते हैं जब तक जनन अंग परिपक्व नहीं होता है तब तक लड़का और लड़की दोनों में समान बदलाव होता है। यानी कि जब तक जनन अंग परिपक्व नहीं होता है, यानी कि 12 से 13 वर्ष तक लड़का और लड़की में समान बदलाव होता है। जैसे कांख में बाल आना, जनन अंग के समीप बाल आना। उसके बाद एक नोट है, 12 से 13 वर्ष के बाद लड़का लड़की दोनों में अलग अलग बदलाव आता है। 12 वर्ष तक तो दोनों में सेम बदलाव आता है, उसके बाद अलग अलग बदलाव आता है। चलिए, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र किसे कहते हैं? तो इसका पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है मूत्राशय, ये है पुरस्थ ग्रंथि, ये है कोपर ग्रंथि, ये है शीशन, ये पूरा शीशन है, और ये है मूत्र मार्ग, है, और ये है वृषण, जहाँ पर क्या बनता है? शुक्राणु बनता है, और ये शुक्र वाहिका है जिस रास्ते से शुक्राणु जाता है। तो ये डायग्राम तो समझ आ गया होगा, पूरे डायग्राम नर जनन अंग का। अब देखते हैं इसका कार्य क्या है। तो सबसे मुख्य जो है नर जनन अंग वो है वृषण। तो वृषण किससे कहते हैं? ये शुक्राणु का निर्माण करता है। इसमें सबसे पहले प्रमुख हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का भी निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? वृषण। और इसमें सबसे नर जनन अंग, नर का प्रमुख हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन का निर्माण भी कहाँ होता है? वृषण में होता है। यह शुक्र वाहिका, यह एक लंबी रचना है जो वृषण से मूत्र मार्ग तक फैली होती है, इसी से शुक्राणु जाता है। यानी कि वृषण से मूत्र मार्ग तक फैली रचना को शुक्र वाहिका कहते हैं, और ये बहुत लंबी रचना होती है, और इसी से होकर क्या होता है? शुक्राणु जाता है। पुरस्थ ग्रंथि किसे कहते हैं? जब शुक्राणु पुरस्थ ग्रंथि के समीप पहुंचता है तब उनसे पुरस्थ द्रव स्रावित होता है, जो शुक्राणु के साथ मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं। इसी द्रव के कारण वीर्य की गंध करता है तथा कोपर ग्रंथि वीर्य को नीचे आने का रास्ता भी बनाता है। और ये पुरस्थ ग्रंथि होगा। यहाँ पे पुरस्थ ग्रंथि क्या कहते हैं? नीचे आने का रास्ता भी बनाता है, साथ ही एक ये पुरस्थ द्रव छोड़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है? वीर्य का रंग जो है, वीर्य गंध करने लगता है, इसी के कारण। ठीक है, पहले तो शुक्राणु था, और जब पुरस्थ द्रव उसमें बढ़ता है तब वो क्या होता है कि वीर्य का निर्माण करता है। अब कहते हैं मनुष्य द्वारा मूत्र भी वीर्य के द्वारा ही बाहर निकलता है। जिस रास्ते से वीर्य निकलता है उसी रास्ते से क्या होता है? मूत्र भी निकलता है। चलिए, अब नर जनन तंत्र देख लिए, तो अब देखते हैं मादा जनन तंत्र। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। यह है हाइमेन, उसके बाद ये है गर्भाशय। फिगर आप लोग देख लीजिएगा, फिगर तो उतना अच्छा से नहीं बना है। यह है अंडाशय, उसके बाद यह है एक झालरनुमा संरचना होता है जो अंडाशय को पकड़ा रहता है। उसके बाद ये फ्लोपियन नलिका, जहाँ पर अंडाणु शुक्राणु निषेचित होते हैं, और यहाँ पे ये तो गर्भाशय देख ही लिए। तो इसी प्रकार से इसका डायग्राम होता है। अब देखते हैं अंडाशय। तो यह मादा जनन का सबसे प्रमुख भाग है। ये जोड़े के रूप में पाया जाता है। अंडाशय क्या होता है? जोड़े के रूप में पाया जाता है। मादा में अंडाणु माता के गर्भ से ही बनने लगते हैं, लेकिन उसके परिपक्व होने में 12 से 13 वर्ष का समय लगता है। यानी कि माता के गर्भ से ही अंडाणु बनने लगता है, और उसके परिपक्व होने में 12 से 13 वर्ष के समय लगता है। प्रत्येक महीना एक अंडाणु बाहर निकलकर फ्लोपियन नलिका में आता है। हर एक महीना एक अंडाणु निकलकर फ्लोपियन नलिका में आता है। जैसे कि यह मान लिए कि जनवरी महीना में इधर से एक अंडाणु निकला और ये फ्लोपियन नलिका में आया, तो नेक्स्ट फरवरी के मंथ में इससे एक अंडाणु निकलकर इसमें फ्लोपियन नलिका में आएगी, और वह अंडाणु से शुक्राणु से निषेचित करेगा। उसके बाद है कि फ्लोपियन नलिका अंडाशय द्वारा निकली हुई अंडाणु फ्लोपियन नलिका में पहुंचकर
3 दिन तक शुक्राणु का इंतजार करता है। यानी कि जब अंडाशय से अंडाणु निकलता है, फलोपियन नलिका में पहुंचता है, तो वह 3 दिन तक शुक्राणु का इंतजार करता है। ये अंडाशय गर्भाशय तक फैला होता है। ये जो है अंडाशय से गर्भाशय तक क्या होता है, फलोपियन नलिका फैला होता है। उसके बाद है निषेचन के बाद की क्रिया। अगर मान लिए कि 3 दिन तक वेट कर रहा है, अगर उसको हम ये शुक्राणु मिल गया अंडाणु को, तो उसके बाद क्या होगा। तो अगर अंडाणु को शुक्राणु 3 दिन के अंदर मिल जाए, तो वह अंडाणु टूटकर म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाता है। निषेचन के पहले की क्रिया। निषेचन के पहले की क्रिया यानी कि निषेचन नहीं होगा तब, निषेचन नहीं होगा उसके बाद की पहले की क्रिया, सॉरी। अगर अंडाणु को शुक्राणु 3 दिन तक अंदर नहीं मिले, तो वह अंडाणु टूटकर म्यूकस के रूप में बाहर निकलता है, और इसे ही क्या कहते हैं, पीडीएस कर भी कहते हैं। उसके बाद है निषेचन के बाद की क्रिया। अगर निषेचन हो गया, उसके बाद क्या होगा, तो फलोपियन नलिका में आए हुए अंडाणु को 72 घंटे तक अंदर शुक्राणु मिले, तो वह भ्रूण का निर्माण करेगा। अगर जो अंडाणु फलोपियन नलिका में आया है, उसको 72 घंटा तक अगर शुक्राणु मिल गया, तब वह क्या करेगा कि भ्रूण का निर्माण करेगा। गर्भाशय, यह एक मोटी दीवार वाली पेसिथेली की समान रचना है। यह त्रिकोण रचना होता है। गर्भाशय के गुहा में भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का विकास गर्भाशय गुहा में होता है। इसकी गुहा सामान्य स्थित 18 cm लंबी होती है, परंतु गर्भ के समय 8 महीना में 8 cm लंबी होती है। लेकिन जब गर्भवती महिला के मतलब 8वां महीना में यह 18 से 20 cm लंबी हो जाती है। उसके बाद है महिला 45 से 50 वर्ष तक माँ बन सकती है। पुरुष आजीवन बाप बन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है कुछ जनन संचारित रोग है कि जनन संचारित रोग क्या कौन कौन है। जनन की क्रिया के लिए संबंध बनाने वाली जो रोग होता है, उसे जनन की क्रिया के लिए संबंध बनाने से जो रोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जनन संचारित रोग कहते हैं। जनन की क्रिया करने से जो रोग उत्पन्न होता है, उसे जनन संचारित रोग कहते हैं। तो पहला क्या है, तो वायरस जनित रोग। इसमें 2 रोग आते हैं, हाइप्रस और एड्स। हाइप्रिस और एड्स बैक्टीरिया जनित रोग। सिफिलिस गोनेरिया बैक्टीरिया से जनित रोग। प्रोटोआ जनित रोग, ट्राइक्रोनिएसिस। उसके बाद है जनसंख्या नियंत्रण। कुछ प्रोसेस है जिससे जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है। तो प्राकृतिक विधि, माना किसी का मासिक चक्र 1 तारीख को है और 1 से 14 तारीख तक संबंध बना सकता है, लेकिन 14 से 20 तक संबंध नहीं बनाए तो भ्रूण का विकास नहीं होगा। यानी कि अगर किसी का पीरियड मतलब मासिक चक्र है, वो 1 तारीख तक है, अगर वह 1 से 14 तक संबंध बना सकता है, लेकिन 14 से 20 तक संबंध नहीं बनाए, तो भ्रूण का निर्माण नहीं होगा। यानी कि 14 दिन के बाद जब अंडाणु मतलब निकल के शुक्राणु से 14 दिन के बाद वह फलोपियन नलिका तक पहुंचता है। अगर वह 6-7 दिन के अंदर मतलब निषेचन नहीं हो, तो वह क्या करेगा, भ्रूण का निर्माण नहीं करेगा। उसके बाद है यांत्रिक बुद्धि। सबसे पहले देखेंगे पुरुष के लिए। तो पुरुष क्या करते हैं, तो कंडोम, ये रबड़ का बना हुआ एक थैलीनुमा रचना होता है। इसे पुरुष अपने पेनिस में लगा दिया जाता है, जिसके कारण शीशन द्वारा निकले हुए वीर्य थैली में जमा रहता है, और ये टेम्पोररी होता है। उसके बाद होता है महिला के लिए। पुरुष के लिए तो कंडोम देख लिया, महिला के लिए क्या होता है, महिला के लिए होता है कॉपर टी। तो कॉपर टी आकार का संरचना होता है। यह टी आकार का संरचना होता है। कौन चीज़, कॉपर टी। ये 3 ईयर तक महिला संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती। अगर कोई महिला कॉपर टी लगा ली, तो वह 3 महीना तक संतान की उत्पत्ति नहीं करता है। डायफ्राम, यह यू आकार का होता है, इसे महिला लगाती है। उसके बाद देखते हैं कुछ रासायनिक विधि है। रासायनिक विधि में क्या क्या है, तो अगर कुमारी कन्या या कोई स्त्री पेट में भ्रूण का विकास हो गया, तो वह कुछ दवाइयाँ या इस्तेमाल करती है जो काफ़ी खतरनाक होता है। सर्जिकली विधि, ये रासायनिक विधि में दवाई का प्रयोग था, बहुत खतरनाक होता है। पुरुष में शुक्रवाहिका को काट कर बंद कर देना, यानी कि पुरुष अपना नसबंदी कर ले शुक्रवाहिका को काट करके, या महिला में फलोपियन नलिका को बांध दिया या काट कर बांध दिया, तो ये महिला में होता है। उसके बाद ऑपरेशन MTP। तो पेट को चीर कर बच्चा को निकालना लेकिन कानून अपराध है। यानी कि ATP के द्वारा पेट चीर कर बच्चा को निकालना यह कानून अपराध ही है, लेकिन कभी विशेष परिस्थिति में निकाल लिया जाता है। इससे सरकार विशेष परिस्थिति में अनुमति देती है। यानी कि बहुत ज़्यादा परिस्थिति रहेगा तब विशेष अनुमति देते हैं। तो ये हमारे SR सर भी आ गए। तो यही के साथ वीडियो एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद हो गया है। SR सर को नमस्ते है। नमस्ते सर। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर PDF चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि हमें PDF चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR सर का लाडला के।